हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका एजुकेटर अरविंद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो कि बीईओ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आने वाले 16 तारीख को हमारे पास एग्ज़ाम है बीईओ का, 16 अगस्त को। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो उनका सिलेबस है वहाँ पे हमें रीजनिंग का वेटेज तो क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने बिहाफ से 20 क्वेश्चन का एक पार्ट बनाया है जिसमें मैंने अलग अलग कैटेगरी के सभी क्वेश्चन रखे हैं। ये वो क्वेश्चन होंगे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। मैंने प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे जो पीसीएस में जो सी सेट का पेपर होता है उसके बिहाफ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से कलेक्शन बनाया है। क्लियर? तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाउ मैनी ट्राइंगल आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। देखो यहाँ पे हमसे जब ट्राइंगल काउंट करने की बात की गई है तो देखो ये एक ऐसी इमेज है, इस इमेज के आपको ट्राइंगल याद कर लेने हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपके पास ये इमेज दोबारा आएगी तो आपको काउंट करने के लिए टाइम नहीं लगाना होगा। अब देखो इसका तरीका क्या होता है, इसके जो कॉर्नर होते हैं 1 2 3 4 और 5, हम क्या करते हैं इसकी शॉर्टकट क्या होता है कि जितने कॉर्नर होते हैं उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। क्लियर? इसके साथ में एक क्वेश्चन और आता है ट्राइंगल का है, वो कुछ इस तरीके से होता है, एक तो होता है सीधा ट्राइंगल और एक होता है उल्टा ट्राइंगल। अगर उसमें आ जाए, उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछे जाएं तो उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसको हम काउंट कर लेते हैं। मैं रेड पेन शो करता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए। अब ये जो एक इस तरीके से बड़ा ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है, तो 6 तो छोटे छोटे हैं और दो बड़े ये हो गए, तो 8। तो इसके अंदर हो जाते हैं 8। अब देखो गाइज, इसमें और इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसके अंदर होते हैं 8 और इसके अंदर क्या होते हैं, 10 होते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये देखने में हमारे पास स्टार जैसा दिखाई देता है, और ये देखने में कैसे दिखाई देता है, अगर आपको याद होगा तो शक्तिमान आता था। ठीक है, शक्तिमान की जो ड्रेस होती है उसमें ये यही वाला सिंबल होता था, मिड में, चेस्ट में वाले एरिया में। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और उसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से है काउंटिंग ऑफ फिगर से। इसमें पूछा गया है हमसे कि हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? अगर इसमें कितने ट्रायंगल, तो पहले मैं आपको बेसिक बात बता देता हूँ, उसके बाद पे मैं इस क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। बेसिक बात क्या है, आपको यहाँ पर ट्रायंगल निकालने के लिए आपको ये करना होता है, ये एक बेसिक इमेज है। ये क्या है, ये एक बेसिक इमेज है। ये यहाँ पे अगर आपके पास कुछ ट्रायंगल इस फॉर्मेट में होता है तो हम क्या करते हैं, इसके जो छोटे छोटे ट्रायंगल होते हैं उनके नंबर लिख देते हैं। जैसे कि 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, इनको ऐड कर देते हैं। 1 + 2 मिला के कितना हुआ, 3 हुआ है। ठीक, अगर यही ट्रायंगल हमारे पास कुछ इस तरीके से बड़ा बन जाता है, यही ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बड़ा बन जाता है और इस तरीके से उसमें लाइनें हो जाती हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे भी नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4। इसमें क्या करना होता है, इन सभी के नंबर्स को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4। अगर इन सभी को ऐड करेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, 10। तो अब यही बेसिक मिला के हम इसकी हेल्प से ही इसका आंसर निकालेंगे। ऊपर वाले पार्ट को देखो, ऊपर वाले पार्ट में कितने छोटे छोटे ट्राइंगल हैं, 1 2 और 3। 1 2 3 को ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6, तो ऊपर कितने ट्राइंगल बने, 6। और नीचे के पार्ट को अगर मैं नंबर दे दूँ 1 और 2, इसको मिला के कितने बनेंगे, 1 + 2 मिला के बनेंगे 3। तो 6 और 3 को अगर मैं ऐड कर दूँ तो कितना बन जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? देखो यहाँ पे क्वेश्चन तो हमसे एक पूछा गया था, लेकिन मैंने साइड में इसकी जो बेसिक्स नीड होती है वो भी मैंने इसको आपको यहाँ पे क्लियर आउट किया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कोडिंग डिकोडिंग से, क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमें कोडिंग दी गई है सीधा उस पर फोकस करो। जैसे यहाँ पे दिया गया मदर इज रिटन एज दिस, तो ये कोड है जो कि यहाँ पे लिखा गया, हमें बताना है आंसर का। हम क्या करने वाले हैं, मदर MOTHE और R, इसकी जो कोडिंग है वो क्या है, ONHUR और F। कोडिंग के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है। अब देखो O वाला लेटर तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये हमारे पास H वाला लेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और R वाला लेटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसमें। अब M वाला जो लेटर है
इसमें +1 होकर इंक्रीमेंट यहाँ पे हो गया, टी में +1 इंक्रीमेंट हो गया है और ई में +1 का इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमसे पूछा गया था आंसर का, तो हम क्या करेंगे, देखो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ हमें लॉजिक ढूंढना था, जो कि हमने लॉजिक ढूंढा। लॉजिक ढूंढने के बाद हम सीधा आंसर मार्क करेंगे। आंसर कैसे मार्क करेंगे, देखो एन आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, आर आ जाएगा, मतलब सेकंड प्लेस पे एन आना चाहिए, फिर डब्ल्यू आना चाहिए, फिर आर आना चाहिए, और ये बढ़ के ई के बाद एफ आ जाएगा, मतलब कि लास्ट में आर और एफ होना चाहिए। अब देखो आर और एफ इस ऑप्शन में है, आर और एफ इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन वाले ऑप्शन को आप रिमूव कर सकते हैं क्विकली एकदम। देन अब अगर ए की बात करूँ तो ए क्रॉस में यहाँ पे आ जाएगा बी में प्लस क्या, तो एन के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और यहाँ पे एस के बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, मतलब एस को किस में बदल देंगे, टी में बदल देंगे, तो डब्ल्यू के बाद क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा आंसर बन गया। तो एन बी डब्ल्यू टी, एन बी डब्ल्यू टी आर एफ। अब एन बी डब्ल्यू यहाँ पे टी नहीं है, देखो हल्का सा फर्क है, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। अब देखो हमारे पास जो अलग अलग टाइप की कोडिंग होती है उसमें हमें पैटर्न का ध्यान देखना पड़ता है कि कौन कौन सा पैटर्न है। जैसे इस क्वेश्चन में क्रॉस पैटर्न था, इस क्वेश्चन में ये क्रॉस वाला पैटर्न था। इसमें क्या होता है कि लेटर, यहाँ वाला लेटर तो यहाँ पे मूव कर जाता है और यहाँ वाला लेटर यहाँ पे मूव कर जाता है, ये वाला लेटर यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला लेटर यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पैटर्न के ऊपर बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि मान के चलो कि हर लेटर में इन्होंने +1 कर दिया हो, या हर लेटर में इन्होंने -1 कर दिया हो, कुछ भी नंबर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो मेनली यहाँ पे आपको जो फोकस करना है वो क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए पैटर्न, पैटर्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर। तो ये कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित कुछ बातें एक्स्ट्रा, साथ में चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे अपने। फिर से ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसको अगर हम देखते हैं तो हमें दिया गया है COME, कम एट वंस। कम एट अगर वंस की मैं बात करता हूँ तो वी आर रिटर्न दिस, तो इसको ये लिखा गया है इन द सेम लैंग्वेज व्हाट विल बी द कोड ऑफ ओके। ठीक है, यहाँ की बात करते हैं, तो इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसका लॉजिक क्या है। यहाँ पर लॉजिक यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि सी को इन्होंने क्या है, सी को इन्होंने एक्स लिखा है। सी को एक्स लिखने का मतलब क्या है, सी को एक्स लिखने का मतलब क्या है, और ओ को एल लिखने का मतलब क्या है, और एम को एन लिखने का मतलब क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये सारे के सारे हमारे लिए अपोजिट लेटर हैं। ठीक है, अब अपोजिट लेटर हैं, तो अगर आपने मेरी अपोजिट लेटर वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर कॉर्नर में ये आई वाला बटन है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं अपोजिट लेटर की वीडियो। और अगर आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद नहीं है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, अल्फ़ाबेट के लेटर के नंबर याद कर सकते हैं। 20 मिनट में आपको सारे के सारे अल्फ़ाबेट के नंबर याद हो जाएंगे और 10 मिनट के अंदर आपको सारे के सारे अल्फ़ाबेट अपोजिट नंबर याद हो जाएंगे। क्लियर बात यहाँ तक की। तो हमसे पूछा गया है ओके का आंसर। अब ओके का आंसर क्या है, ओके मतलब ओ का अपोजिट लेटर क्या होता है एल, के का अपोजिट लेटर क्या होता है पी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एलपी। एलपी मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है मून, सैटेलाइट और अर्थ। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एनालॉजी के रिगार्डिंग। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एनालॉजी का क्वेश्चन है, और एनालॉजी का एक क्वेश्चन आता जरूर है, ये बात आप ध्यान रखना। अब मून और सैटेलाइट में क्या रिश्ता होता है, हमें ये बात देखना है। तो मून क्या है, मून एक सैटेलाइट है। मून सैटेलाइट है, कैसी सैटेलाइट है ये है नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, लेकिन हमें इसका कोई खास रोल नहीं, बस हमें बताना कि मून की कैटेगरी क्या सैटेलाइट है। तो अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, अर्थ एक प्लैनेट है। अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सन नहीं है, प्लैनेट है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ग्रह। क्लियर बात। तो देखो एनालॉजी में क्या होता है, एनालॉजी हमारे पास 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालॉजी के हमारे पास 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है हमारे पास वर्ड बेस, और एक होता है हमारे पास लेटर बेस, और एक होता है हमारे पास नंबर बेस। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये वर्ड बेस पे है। ठीक है, तो मान के चलेगा अगर एनालॉजी का क्वेश्चन 1 से 2 पूछे जा सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन है कि बीईओ वाले एग्जाम में आ जाए। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे सीरीज का। अगर सीरीज की बात करें तो देखो जैसे ही मैं 144 को देखता हूँ तो मुझे क्या समझ में आता है, मुझे समझ में आता है कि भाई ये तो 12 का स्क्वायर है, और ये क्या है, ये 20 का स्क्वायर है, और ये 30 का स्क्वायर है। इतने से हमारा काम चल जाता है। और यहाँ से ये क्या समझ में आता है, ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मेरे पास 12 से 20 ये गया है, मतलब इन्होंने क्या हुआ, +8 का इंक्रीमेंट हुआ है, और 20 से ये 30 गया है, +10 का इंक्रीमेंट है। ठीक है, +10 का इंक्रीमेंट है। इसका मतलब
यहाँ पे जो एक नंबर आएगा जिसका स्क्वायर लिखा जाएगा जो कि यहाँ पे आएगा, इन दोनों में क्या लॉजिक होगा, इन दोनों में क्या लॉजिक होगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे +6 का होना चाहिए और यहाँ पे किसका होना चाहिए, +4 का होना चाहिए। यहाँ पे +4 का होगा तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, और ये 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो ये सीरीज का क्वेश्चन था। सीरीज का क्वेश्चन मान के चलिए कि एक क्वेश्चन सॉलिड है जो कि आपके एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे ब्लड रिलेशन से। अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं तो ब्लड रिलेशन को करने का हमारा तरीका होगा कि जो जैसा हम अपनी रियल लाइफ में जनरेशन के हिसाब से कैटेगराइज होते हैं उसी तरीके से हम इसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से हम रिश्तों को डिफाइन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले पढ़ता हूँ कि पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। पी जो है वो भाई है, पी क्या है, भाई है किसका, क्यू का। एक बात तो मैं बता दूं कि हम जितना भी मेल कैंडिडेट होता है उसको मैं प्लस से डिनोट करता हूँ, और जो मेरे पास फीमेल कैंडिडेट होती हैं, फीमेल, उनको माइनस से डिनोट करता हूँ। इतनी बात आप ये समझ लेना क्योंकि मैं प्लस और माइनस के बिहाफ में ही सारा क्वेश्चन खत्म कर दूंगा ब्लड रिलेशन का। ठीक है। तो P इज द ब्रदर ऑफ Q, P क्या है, भाई है Q का, R इज द मदर ऑफ Q। अब देखो R क्या है, R मम्मी है Q की, तो माइनस लगाऊंगा। अब आगे पूछेगा S इज द फादर ऑफ R, S क्या है, फादर है किसका, R का है, और T इज द मदर ऑफ S, और T जो है वो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मम्मी है। ठीक है, ये मम्मी है तो मैंने माइनस हो गया, मदर ऑफ S। अब देखो यहाँ पे जो जनरेशन गैप है, अगर मैं जनरेशन गैप की बात करूं तो एक तो गैप यहाँ पे हो गया और एक गैप यहाँ पे हो गया और एक हो गया यहाँ पे 3। जब 3 जनरेशन गैप होता है तो हमारे पास जो रिश्ता होता है वो ग्रेट वाला बन जाता है। अब हम देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा है कि टी इज मदर ऑफ, ये तो हो गया। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, मतलब पी का संबंध पूछा गया, मतलब इसका संबंध पूछा गया है टी से, तो ये हो जाएगा हमारे लिए ग्रेट ग्रैंड सन। क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन। क्लियर। ग्रैंड सन मत लगा देना क्योंकि जब हमारे बीच में 2 जनरेशन गैप होता है, जब 2 जनरेशन गैप होगा तब तब हमारे पास क्या आता है, तब ग्रैंडसन आता है। लेकिन यहाँ पे 3 जनरेशन गैप होने की वजह से यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ग्रेट ग्रैंड सन। जैसे कि हम कहते हैं कि पोता पोता होता है 2 जनरेशन वाला और पर पोता होता है 3 जनरेशन वाला, तो ये पर पोता है। क्लियर यहाँ तक की बात। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। और देखो मैंने क्या कर, अभी 2 क्वेश्चन पीछे करवाए थे कोडिंग डिकोडिंग से और एक क्वेश्चन ये है, तो ओवरऑल इस वीडियो में 3 क्वेश्चन है कोडिंग के। ठीक है, इन 3 में से मेरी जो एक्सपेक्टेशन है कि एक क्वेश्चन तो सॉलिड है, मतलब इस टाइप का एक, जो भी मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, एक अपोजिट था, एक क्रॉस में था और एक ये अलग टाइप का है, तो इन 3 टाइप में अगर कोडिंग डिकोडिंग का एक भी क्वेश्चन आए तो इन 3 के अंदर से ही पूछा जा सकता है, मेरा पूरा एक्सपेक्टेशन ऐसा है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो इसको करने का तरीका क्या होता है कि सी इज गुड, शी इज गुड के लिए कोडिंग करी गई इन्होंने 1 2 3। अब हमसे पूछा गया है आगे कि शी हैज डिम्पल, शी हैज डिम्पल को कोडेड किया जाता है 2 5 6, डिम्पल इज क्यूट को कोडेड किया जाता है 6 1 7। अब हमसे पूछा गया है गुड के लिए। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं करूं तो मैं इसको मुश्किल से 2 सेकंड में कर दूं, क्योंकि मैंने देखा यार क्या गुड के लिए कोड देखा है, यहाँ पे 1 और 2 कैंसिल कर दूंगा, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 सेकंड में कर दिया। लेकिन अब ये करा कैसे, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने करा है, देखो हम क्या करेंगे, सी इज गुड, हमारे पास एक टेक्निक है, हमसे गुड का पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, केवल गुड पे फोकस करते हैं क्योंकि गुड और कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। अगर गुड और कहीं पे नहीं लिखा हुआ है तो देखो जिस इसका जो भी नंबर में कोड होगा वो भी और कहीं नहीं लिखा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 3 वर्ड्स हैं और यहाँ पे क्या है, 3 नंबर है। तो अब देखो 1 जो है वो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर 1 गुड के लिए कोड होता तो फिर गुड यहाँ पे भी होना चाहिए था, मतलब ये नहीं होगा, 1 नहीं होगा। 2 देखो 2 फिर यहाँ पे रिपीट कर रहा है, ये भी नहीं होगा। बचा क्या मेरे पास, 3 ही बचा। 3 जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा गुड के लिए। अब गलती ये मत कर देना कि लास्ट में गुड लिखा है तो लास्ट वाला ही होगा, ये एक इत्तेफाक वाली बात है कि लास्ट में नंबर लिखा है, लास्ट में कोडिंग आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है वो 1 सेकंड में खत्म हो जाता है, 1 सेकंड में। ठीक है, तो आपकी स्पीड इतनी अच्छी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को देखो और खत्म कर दो। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास ऑर्डर एंड रैंकिंग का, ये क्वेश्चन है हमारे पास ऑर्डर एंड रैंकिंग का। अब ऑर्डर और रैंकिंग से भी एक क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आए या ना आए, लेकिन हम कर लेते हैं। ये यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन रखा हुआ है मैंने। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि रश्मि इज 14 फ्रॉम द राइट एंड इन रो ऑफ 40, मतलब कि एक पूरी पंक्ति है जिसमें से कि 40 लड़कियां हैं और राइट से एक लड़की बैठी है रश्मि, जिसकी पोजीशन वो कितनी है, 14th है।
व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। अब उसकी पोजीशन लेफ्ट से पूछी है। तो जब भी एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको टोटल दिया जा रहा है तो टोटल कितनी लड़कियां हैं 40, और आपको पोजीशन दी गई है एक क्या राइट से दी गई है, और राइट राइट से कितनी दी गई है 14। आपसे क्या लेफ्ट से पूछी गई है, ठीक है लेफ्ट से पूछी गई है। तो जब भी आपको टोटल दिया जाता है और एक साइड की पोजीशन दी जाती है और दूसरे साइड से पूछी जाती है, तो हम क्या करते हैं टोटल में एक बढ़ा देते हैं। टोटल में एक बढ़ाए कितना आ गया 41, और 41 से हम क्या करेंगे फटाफट से 14 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 41 माइनस 14 कर देंगे हम। तो मेरे पास क्या आया 11 में से 4 के कितना हो गया 7, ये 7 है यहाँ पर, ठीक है ये 7, और ये मेरे पास के 3 में से एक गया कितना 2, तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब इसी के साथ में अगर एक क्वेश्चन और होता है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो इसके साथ में एक एडिशनल क्वेश्चन, ये मैं एडिशनल क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। एडिशनल क्वेश्चन क्या है, अगर आपको ये बोला जाए कि राम राम की जो लेफ्ट से पोजीशन, राम की लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 18, और राइट से पोजीशन कितनी है 18। अब वो अगर पूछ लें कि टोटल क्या होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट वाली पोजीशन और राइट वाली पोजीशन को जोड़ के और एक घटा देते हैं। तो 18 प्लस 18 जोड़ेंगे और माइनस 1 करेंगे, 18 दूनी 36 और एक घटाएंगे कितना 35। तो ये टोटल निकालने के लिए ये तरीका होता है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ में मैंने आपको दो चीज़ें बता दी हैं कि जिससे ये आपके एग्जाम में अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको कर सको। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है ये है, देखो कैलेंडर से क्वेश्चन है और ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बीईओ के लिए ऐसा एक्सपेक्टेड है क्योंकि जो पीसीएस है पीसीएस इस टाइप के क्वेश्चन डाल देता है एक आधा। ठीक है। अब हमसे हमसे पूछा गया है कि सामंत रिमेंबर्स दैट हिज ब्रदर्स बर्थडे इज आफ्टर 16 बट बिफोर 20। मतलब सामंत एक लड़का है, उसको याद है कि उसके भाई का जो बर्थडे है वो 16 के बाद, 16 के बाद मतलब 17 में हो सकता है, 18 में हो सकता है, 19 में हो सकता है, लेकिन 20 से पहले बिफोर 20th ऑफ जनवरी। ठीक है। वाइल जबकि हिज सिस्टर रिमेंबर दैट हर ब्रदर्स बर्थडे इज आफ्टर 17। उसकी बहन मतलब जो सिस्टर है उसको कैसे याद है 17 के बाद, 17 के बाद मतलब 18 और 19 से पहले। अब देखो हमारे कॉमन डेट मिली, कॉमन डेट क्या है मेरे पास 18, तो सही जवाब क्या हो जाएगा 18। हम क्या करते हैं जब भी किसी भी दो आदमी को कन्फ्यूजन होता है किसी के बर्थडे या किसी को एनिवर्सरी को लेके, तो उन दोनों के स्टेटमेंट को लेते हैं, उन दोनों के स्टेटमेंट में जो भी कॉमन डेट होती है वही हमारा फाइनल आंसर होता है। इन केस, इन केस यहाँ पे आपको मैं एडिशनल एक बात बता देता हूँ। इन केस अगर आपके पास मान के चलो कोई दो कॉमन डेट आ जाती है, मान लो एक भी आ गई और दो भी आ गई, उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में आपके या तो ऑप्शन डिजाइन इस तरीके से होंगे कि या तो एक या दो, ठीक है, या फिर आपके पास एक ऑप्शन होगा कांट बी डिटरमाइन, कांट बी डिटरमाइन, इसको सी एंड डी भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है। तो या तो इस तरीके से होगा या इस तरीके से, तो कोई भी तरीका हो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नंबर सीरीज से, और नंबर सीरीज का ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसको इसको हम देखेंगे यहाँ से 48 से मुझे समझ में आता है कि 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, 18 के लिए मैं क्या लगा सकता हूँ 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, और 4 के लिए क्या है मेरे पास 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, और 0 के लिए मेरे पास क्या है ये है 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने इतनी जल्दी लॉजिक कैसे उठा दिया, ये होना चाहिए 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप 48 और 18, ठीक है, और आपको एक नंबर और मैं बता देता हूँ, ये होता है 64 प्लस 16, ठीक है 80, ठीक है 80, इस तरह के नंबर आप देखते हैं। तो ये एक पैटर्न होता है, ये पैटर्न क्या है ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर। इसमें क्या होता है हम जिस भी नंबर का क्यूब कर रहे होते हैं उसी नंबर का स्क्वायर भी करते हैं, ठीक है, या फिर माइनस करते हैं। तो ये प्लस और माइनस दोनों में चलता है। तो यहाँ से कई बार सीरीज पूछा गया और कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा भी गया है, अलग अलग एग्जाम में कई बार आया है। तो इस वाले पैटर्न को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसके आने के चांसेस हो सकते हैं इस वाले पैटर्न के। ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या था, एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो 5 का क्यूब माइनस का 5 का स्क्वायर, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, माइनस 25 करेंगे तो सही आंसर कितना बन जाएगा 100। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100। क्लियर बात। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है एनालॉजी से, और एनालॉजी का ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे पास, ये है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है। नंबर एनालॉजी मतलब 5 दिया गया है, 36 पूछा गया है। तो 5 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो 1 ऐड करके कितना बनेगा मेरा 6 बनेगा, और उसका मैंने क्या करा स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही 6 में मैं +1 करूंगा, 6 में +1 करूंगा तो कितना आ जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर करूंगा तो कितना है 49।
तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है 49। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास एनालॉजी से है, लेकिन ये वर्ड एनालॉजी से है। अब एनालॉजी क्वेश्चन पूछा गया है रोम और टाइबर। तो मैं आपको बता देता हूँ, रोम में जो नदी है, ठीक है, टाइबर, ठीक। तो देखो ये यहाँ पे जो रोम और टाइबर में रिलेशन है वो ये है कि रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हमसे पूछा गया है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जमशेदपुर है कहाँ। जमशेदपुर कहाँ है? जमशेदपुर है भैया झारखंड में, ठीक है, झारखंड में। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो नदी है सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा ये, ठीक है। अब देखो ये जल्दी से किसी को पता नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिटीज होती हैं, अब वो जिस भी नदी के पास में होती हैं या जो भी नदी के पास में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिटीज होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनालॉजी में भी पूछा जा सकता है और आपका ये चीजें जीएस में भी काम आएंगी, ठीक है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया फाइंड द ऑड वन आउट। फाइंड द ऑड वन आउट का मतलब ये होता है कि हमें हमारे पास चार ऑप्शन देंगे, इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बाकी तीन की कैटेगरी से अलग होगा। अब अगर मैं बात करूँ तो देखो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा आयरन से। आयरन को पढ़ते मेरे दिमाग में ये बात आती है कि भाई ये क्या है, ये तो मेटल है, ठीक है, ये क्या है, मेटल है। देखो कॉपर, कॉपर के लिए मैं बात क्या करता हूँ कि कॉपर भी हमारे पास अर्थ पे पाया जाता है, और जिंक भी। अगर मैं इन तीनों को देखूँ, देखो कॉपर, जिंक और आयरन हमारे पास क्या है, अर्थ पर पाया जाता है, लेकिन ब्रास नहीं होता। ब्रास क्या है? ब्रास क्या है? ये है हमारे पास मिश्र धातु। ये क्या है? मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब कि ये किसी दो को मिला के बनेगी, ठीक है। क्लियर बात है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल ऑड वन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रास। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द ऑड वन आउट। अब देखो ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये है हमारे पास नंबर क्लासिफिकेशन से। अगर नंबर क्लासिफिकेशन की मैं बात करता हूँ, अब देखो यहाँ से आपसे पूछा गया कि 13, 17, 23, 37। अब आपके दिमाग में आया हो कि भाई ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नंबर, सभी के सभी प्राइम नंबर, तो इसमें आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे गेम लगाई गई है ये कि अगर आप 13 के नंबर को रिवर्स करो तो ये क्या बनेगा 31, इसको रिवर्स करोगे तो ये क्या बनेगा 71, इसको रिवर्स करोगे तो ये क्या बना 32, इसको रिवर्स करोगे तो ये क्या बनेगा 73। अब देखो रिवर्स करने के बाद 31 अब भी प्राइम नंबर है, 71 अब भी प्राइम नंबर है और 73 अब भी प्राइम नंबर, लेकिन 32 प्राइम नंबर नहीं है। इसके बिहाफ पर हम इस क्वेश्चन को जो आंसर है वो लगाएंगे 23। क्लियर बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, देखो ये हमसे रोमन नंबर है, ये नंबर रोमन नंबर पूछा गया है कि ये कितने नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। इस तरीके के थोड़ा हट के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास क्या होता है, एल, सी और डी। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि 50, 100, डी ये 500 और एम होता है 1000, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मेन लेटर होता है उसके अगर हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, अगर हम इसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा सब्ट्रैक्शन को। अगर मेन लेटर के हम राइट साइड में लिखेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा एडिशन को। अब देखो यहाँ पे मेरे लिए मेन लेटर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी की कैटेगरी कौन सी है, 100। अब 100 से पहले x लिखा है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है कितने, 10 नंबर को, ठीक है। तो कितना आ गया मेरे पास, 90 आ गया है। तो 100 माइनस 10 करेंगे कितना आ गया, 90 आ गया। अब 9 उसके बाद में लिखे हैं ये पे फिफ्थ, फिफ्थ प्लस 1 ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 96 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर वो हो जाएगा, वो जो ऑप्शन नंबर सी 96। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सिलोजिज्म से, और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन यहाँ से आने की उम्मीद है कि अब यहाँ पे स्टेटमेंट है कि ऑल गर्ल्स आर डिम्पल। तो हम इसको क्या करते हैं, वेन डायग्राम से बनाएंगे। ये हमने बनाया गर्ल्स का डायग्राम बनाया और गर्ल्स के ऊपर एक और ओवरलैप करा, ये हमने लिखा डिम्पल, ठीक है। सम डिम्पल आर क्यूट, सम डिम्पल, इसको डिम्पल को हमने बना दिया यहाँ पे क्यूट, ठीक है। हमसे कंक्लूजन पूछा गया कि सम गर्ल्स आर क्यूट, तो सम गर्ल्स आर क्यूट। अब देखो यहाँ पे गलती मत कर देना, ये मत सोच लेना कि सम वाला स्टेटमेंट है तो हमेशा सही हो जाएगा, ठीक है। सम गर्ल्स आर क्यूट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गर्ल्स, अब देखो गर्ल्स में आपको अलग पेन से इंडिकेट करता हूँ। देखो यहाँ पे गर्ल्स और क्यूट के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा तो ये वाला हो जाएगा गलत। सम क्यूट आर गर्ल्स, ठीक है। सम क्यूट आर गर्ल्स, जब सम गर्ल्स आर क्यूट नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ये भी गलत हो जाएगा, ये दोनों के दोनों गलत हो गए। तो मेरे पास जो ऑप्शन है वो हो जाएगा नीदर वन नॉट टू फॉलो, मतलब कि कोई भी
सही नहीं है, तो मैं इसको ऑप्शन को मार्क करूंगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्शन और डिस्टेंस से, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये हमसे पूछा गया है कि ए मैन इज फेसिंग वेस्ट। मैन क्या है, फेसिंग करा हुआ है कहाँ पर, वेस्ट की तरफ। ही टर्न्स 45 डिग्री, यहाँ पे ये डिग्री है, ये आप इसको डिग्री समझिएगा, ये तीनों में डिग्री है, ठीक है। ही टर्न्स 45 इन द क्लॉकवाइज। अब देखो जब भी आपके पास डिग्री वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, डायग्राम नहीं बनाना, इसको हम शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे, टर्न्स 45, ठीक है, 45 किस तरफ चला है, क्लॉकवाइज में, तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज लिखेंगे। एंड देन अनदर 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। 180 मतलब कि 180 वो फिर से क्लॉकवाइज चला है, 180 फिर से क्लॉकवाइज चला है। अब आगे उसने क्या बोला, देन 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 270 डिग्री कितना चला है, ये एंटी क्लॉकवाइज चला है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों को मैं एक साथ एडिशन कर लूंगा। अगर दोनों को एडिशन करेंगे तो मेरे पास बन के आएगा, ये आएगा 225, ठीक है ना, 180 40 220 से 225, ठीक है, 225 ये हो गया मेरे पास क्लॉकवाइज। हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेने पे कितना आएगा, ये हो जाएगा 30 और 40 45 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, 45 डिग्री। अब वैल्यू किसकी लेंगे, वैल्यू आएगी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज की। क्यों आएगी, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे ले लूंगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब फाइनली मैं क्या करूंगा, जो कैंडिडेट मेरे पास वेस्ट में जा रहा था, वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में, वेस्ट हमारा इस डायरेक्शन में होता है, अब वहां से मैं 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अब एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को लेकर भी बहुत कैंडिडेट के मन में डाउट होता है, तो मैं लिख देता हूँ, ये जो क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है राइट साइड में चलना, ठीक है, और जो एंटी का मतलब हो जाएगा, एंटी का मतलब हो जाता है लेफ्ट साइड में मिलना जाना, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम लेफ्ट साइड में जाएंगे यहाँ से, अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे 45 डिग्री पे, तो कुछ इस साइड की तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे, इस त, इस तरफ आएंगे, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन बनेगी वो हमारी बन जाएगी साउथ वेस्ट। क्या बन जाएगी, साउथ वेस्ट। क्लियर। ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का शॉर्टकट है, आपको इसी तरीके से करना है। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, ठीक है। तो जब भी डिग्री वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसी मेथड से करना चाहिए। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया वेन डायग्राम से, और वेन डायग्राम से ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। वेन डायग्राम में क्या पूछा गया, फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज वर्ड्स, मतलब कि हस्बैंड वाइफ और फैमिली। हमें क्या करना है, इन चार ऑप्शन में कोई एक वर्ड, एक डायग्राम उठाना है जो इन तीनों वर्ड को अच्छी तरह से डिफाइन कर सके। अगर मैं बात करूँ तो फैमिली, फैमिली तो एक पूरी फैमिली होती है, उसके अंदर हस्बैंड भी होते हैं, वाइफ भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो फैमिली का एक पूरा बड़ा डायग्राम होगा। अब उसमें हस्बैंड एक अलग कैटेगरी होती है और वाइफ एक अलग कैटेगरी होती है, तो उसके बिहाफ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।